रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। आदाब, नमस्कार। मैं हूँ सलीमा रजा और मैं अरशद इकबाल। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके साप्ताहिक प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां में। अरशद, वैसे देखा जाए तो हम सभी के पास एक समान मानव अधिकार होते हैं, जो कि मेरे ख्याल से हम में से हर एक की सुरक्षा के लिए काफी हैं, इनफ हैं। पर आप यही सोच रही है ना कि असलियत में ऐसा होता नहीं है। हाँ। और खासकर महिलाएं, बच्चे और रेफ्यूजीज कई सारे मूलभूत मानव अधिकारों से महरूम रह जाते हैं। हाँ। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे सभी लोगों के मानव अधिकार की सुरक्षा करने के लिए, उन्हें प्रमोट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संविधान बनाए हुए हैं। भाई, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। पर अरशद, इसी तरह दुनिया भर में शारीरिक रूप से असमर्थ ऐसे करीब 65 करोड़ लोग हैं, यानी दुनिया भर की जनसंख्या का लगभग 10% भाग, जिन्हें बाकी सब लोगों जितने अवसर और अधिकार नहीं मिल पाते हैं। और अपनी इसी शारीरिक असमर्थता के कारण वो वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं जो कि हमारी आज की मेहमान ने ही मुझे दी है। और वो जानकारी क्या है भला? हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में एक कन्वेंशन पारित हुआ जिसका नाम है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अच्छा। जिसे शॉर्टकट में UNCRPD भी कहा जाता है, और जिस पर पहले ही दिन से भारत ने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। अच्छा, अब जल्दी से हमारी आज की मेहमान का नाम भी बता दो मुझे। भाई, उनका नाम है डॉक्टर अमिता धांडा, जो हैदराबाद में नालसर यूनिवर्सिटी में लॉ की प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अमिता से UNCRPD के बारे में विस्तार से जानने के लिए और इसके महत्व को समझने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम। नमस्कार अमिता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मार्च के महीने में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संधि जो संयुक्त राष्ट्र संगठन में पारित हुआ था विकलांग लोगों के अधिकार के ऊपर, उस पे हस्ताक्षर किया था। इस संधि यानी कि UNCRPD जो है, इससे भारतवर्ष के जो विकलांग लोग हैं उनके जिंदगी पे क्या प्रभाव होगा? ये नहीं है कि ये कन्वेंशन के आते ही एकदम से जमीनी स्तर पे कोई झट से बदलाव आने वाला है, लेकिन सोच के स्तर पे ये बहुत ही बड़ा कदम है और बहुत नई सोच से हम लोग विकलांग हकों की बात करने लगे हैं। इस कन्वेंशन से जितने भी कानून आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, इट वाज मोर अ वेलफेयर थिंग, आपने कि हाँ जी, हम बाकी का समाज बहुत अच्छा है, इसलिए उस समाज को विकलांगों के लिए कुछ करना चाहिए। उस किस्म की सोच से आपका जितना भी दखल था वो वैसे था। लेकिन विकलांगों को दुनिया में, समाज में, देश में रहने के वही सब हक हैं जो बाकी सबको हैं। सो आपकी समानता, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और समाज को अपने आप को उस किस्म से बदलना पड़ेगा कि एक विकलांग व्यक्ति की उस तरह ही पूरी जगह है और वो सब करने का जो बाकी सब करते हैं। वो एक सोच जो है इस कन्वेंशन में कूट कूट के भरी है, और क्योंकि वो इतने जोर से भरी है, इसलिए वो सोच के साथ में अमूनन बात है कि फिर नए प्रोग्राम आएंगे, नए किस्म के कानून आएंगे, कस्टम्स हैं या जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें बदलाव आएगा। तो अमिता जी, इस संधि से हमारे देश के जो दृष्टिहीन लोग हैं क्या उम्मीद रख सकते हैं? ऐसा है कि ये कन्वेंशन एक तरह से तो सब विकलांग व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि कुछ इंटरेस्ट या कुछ चीजें ऐसी हैं जो खासकर दृष्टिहीन लोगों के लिए रेलेवेंट हैं, तो इसलिए उनका खासकर मेंशन है। उसमें ब्रेल का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। अगर आप मुझे वो भाषा नहीं देते हैं या वो स्क्रिप्ट नहीं देते हैं जिस स्क्रिप्ट से मुझे एजुकेशन मिल सकती है, तो मेरे को कहीं पर आप विद्या से महरूम रख रहे हैं। और ये दो चीज़ें कि भी कम्युनिकेशन में एक्सेस और एजुकेशन में ब्रेल का खासकर मेंशन है। जो हक है वो जानकारी का हक है, और वो जानकारी उस तरीके से दी जानी चाहिए जिससे कि हर किसी को उसे समझ में आए, चाहे वो लार्ज प्रिंट है, चाहे वो ई टेक्स्ट है, चाहे वो मल्टीमीडिया है। दिन के आखिर में ये कह सकें कि हाँ जी, मेरे को वो सब जानकारी मिल गई, उस तरह से मिल गई जिस तरह से मैं उसे समझ सकूं। अमिता जी, इस कन्वेंशन में 50 आर्टिकल्स हैं,
तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन 50 आर्टिकल्स में मुख्य जो बातें हैं, प्रावधान हैं, उस पर थोड़ा रोशनी डालिए। जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि समानता, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि आपको वही सब हक हैं जो बाकी सब लोगों को आपकी कंट्री में हैं, वो एक सबसे बड़ी बात इसमें कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए कही है, जहाँ पे ये कन्वेंशन एक नई सोच लेके आएगी। हम लोग अभी तक ना सिर्फ आपके जो कहते हैं ना सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक राइट्स पे हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे थे, विकलांगों के लिए खासकर, लेकिन आपके सिविल पॉलिटिकल राइट्स जो हैं उन पर हम लोग ने कभी इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया। और कहीं पर जो ये कन्वेंशन है उस पे उतना ही ज़्यादा जोर दे रही है जितने की सामाजिक आर्थिक राइट्स पर। लीगल कैपेसिटी जिसे हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे पास कानून में ये हक है कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने नज़रिए से संवारूं और अपने फैसले स्वयं लूं और उन फैसलों पे खुद अमल करूं। मुझे उन फैसलों को लेने में या अमल करने में अगर मदद चाहिए तो वो मदद लेना भी मेरा हक है। तो ये मेरे मुताबिक अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है ये कन्वेंशन, और इसका जो चेंज काफ़ी हद तक बहुत सारे हमारे कानून में, हमारे प्रैक्टिसेस में, हमारे कस्टम्स में आएगा ही आएगा। तो अमिता जी, इस संधि को रैटिफाई करना और इम्प्लीमेंट करने का जो प्रक्रिया है ये कैसे होगा? जहाँ तक रैटिफिकेशन का सवाल है, हाँ हमने साइन कर लिया। साइन करने का मतलब ये होता है कि आज की तारीख में हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, कोई ऐसी प्रैक्टिस को हम अनुमोदन नहीं करेंगे जो कि इस कन्वेंशन के खिलाफ जाती है। और जो मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। तकरीबन मिनिस्ट्रीज ने भी कह दिया कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अभी सारे ही विश्व में सिर्फ 2 कंट्रीज ने रैटिफाई किया है, और इंडिया ने जब संयुक्त राष्ट्र में जब साइन किया था उसमें खासकर कहा था हम बहुत जल्दी इसको रैटिफाई करेंगे। हाँ, हमारी कैबिनेट ने क्योंकि अप्रूव कर दिया, पार्लियामेंट की सैंक्शन चाहिए नहीं, इसलिए बहुत जल्दी ही रैटिफिकेशन भी हो जाना चाहिए। सुनने वाले को ये बता दें कि अभी तक दो देश रैटिफाई किया है, वो जमैका और हंगरी। हाँ जी। और ये भी है कि जब तक 20 राष्ट्र नहीं करते तब तक कन्वेंशन ये इंटरनेशनल लॉ में भी फोर्स में नहीं आती है जी। और यहाँ पर वक्त हुआ एक गाने का, तो अमिता जी आपका कोई फरमाइश? हाँ, मेरे को वो इम्तिहान का वो गाना बहुत पसंद है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। तो बड़े उत्साह के साथ हमने ये कन्वेंशन तो साइन कर दिया। अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आप क्या चैलेंजेस देखते हैं? मेरे मुताबिक सबसे बड़ा चैलेंज इस कन्वेंशन में वो है लीगल कैपेसिटी के लिए, क्योंकि हम कहीं ये कह रहे हैं कि हर किस्म का विकलांग, चाहे वो दृष्टिहीन हो, चाहे वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे वो मानसिक विकलांग हो, आपको अपनी जिंदगी के फैसले लेने की पूरी आज़ादी है। अगर उस आज़ादी को इस्तेमाल करने के लिए आपको मदद की ज़रूरत है, वो मदद किसी की भी हो सकती है, फैमिली की, दोस्तों की, एक पूरी सामाजिक सपोर्ट नेटवर्क बनाने की, प्रोफेशनल्स की सपोर्ट है जो चाहते हैं कि सब किसी को हक होना चाहिए अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का। उन्हें ये एक बहुत इमेजिनेटिव तरीके से ये सपोर्ट नेटवर्क्स बनाने का काम। जी। तो इस कन्वेंशन को प्रभावशाली बनाने के लिए NGOs और विकलांग लोगों का क्या रोल होना चाहिए, क्या उनसे क्या सहयोग हमें अपेक्षा करना चाहिए? कन्वेंशन ने पूरा उसमें उनको हक दिया है कि कोई भी सरकार, कोई भी कानून, इस कन्वेंशन इटसेल्फ पे कोई काम उनको कंसल्ट किए बगैर नहीं कर सकती। ये खासकर कन्वेंशन में ही लिखा है। वो हक क्योंकि उनको मिला हुआ है, तो पहली चीज़ मैं तो यही कहूँगी कि लोगों को जानना चाहिए कि इसमें लिखा क्या है, ये कह क्या रही है।
आपस में इसके बारे में हम तबसरा करें और कहें कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल का ये मतलब है और ये मतलब होना चाहिए हमारे समाज में, हमारे देश में। अमिता जी, अगले 5-10 सालों में इस कन्वेंशन का हमारे समाज के ऊपर क्या असर होगा? इसका असर सिर्फ विकलांग व्यक्तियों पे होगा, मेरे को नहीं लगता। ये एक समाज को एक नई दिशा देगा, ये मानव अधिकारों को एक नई दिशा देगा, क्योंकि हम विश्वास करते थे ना कि ऐसा सिर्फ विकलांग व्यक्तियों को दूसरों की मदद की जरूरत है, ऐसा नहीं है। सब व्यक्तियों को एक दूसरे की जरूरत है। इस कानून ने उसको खासकर माना है। बाकी तो जब हम लोगों का संविधान भी आया था तब भी ये कहा गया था कि कानून तो बहुत अच्छा है। अब ये कानून सच में समाज में बदलाव लाएगा कि नहीं लाएगा, ये तो हर वक्त व्यक्तियों पे निर्भर है। चलते चलते एक आखिरी सवाल अमिता जी, ये यूएन कन्वेंशन का जो बी पार्ट है ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स का, भारत ने साइन नहीं किया। ऑप्शनल प्रोटोकॉल हमें अधिकार देता है मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर ले जाने का जब भी उसका उल्लंघन होता है। तो ऑप्शनल प्रोटोकॉल का ना साइन करने से क्या हमारे जो विकलांग भाई बहनों का और एनजीओज का जो पोजीशन है क्या कमजोर हो जाता है? मानव अधिकारों की इन्फ्रिंजमेंट को कई बार जो समृद्ध देश हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को एक डंडे की तरह इस्तेमाल करते हैं पीटने के लिए। तो इसलिए जो डेवलपिंग कंट्री के लोग हैं वो कई बार इस बात पे हिचकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो अपना कंट्री का स्टैंडर्ड है और उसमें अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट होगी तो हमारे जो इंटरनल रिड्रेस मैकेनिज्म्स हैं, हमारे कोर्ट्स हैं या हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो इतनी ताकतवर है कि हमारे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में जाने की जरूरत नहीं। आज तक भारत ने बाकी भी जितने ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स में ऐसी सुविधा या प्रावधान किया गया है, हमने किसी भी ऐसे ऑप्शनल प्रोटोकॉल को आज तक रेटिफाई साइन नहीं किया। आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ना, वो है साउथ अफ्रीका के हाइनरिख वागनर। जी हाँ दोस्तों, हाइनरिख जन्म से ही दृष्टिहीन हैं, पर इसके बावजूद लैंड स्पीड में एक ब्लाइंड ड्राइवर के तौर पर उन्होंने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। वो एक रोमांचकारी होने के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हाइनरिख के इस रोमांचकारी सफरनामे पर रोशनी डालने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वही बहनों भाइयों अमीन सयानी जी। हाइन वागनर ये एक ऐसे लाजवाब इंसान हैं जिन्होंने अपने अंधेरे जीवन में वो काम किए जिन्हें करना एक सामान्य इंसान के लिए शायद संभव न हो। जन्म से नेत्रहीन वागनर को शुरू ही से चुनौतियां पसंद थीं, जिनका सामना करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। वो मैराथन में दौड़े, 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े, भारत में वर्ल्ड कप जीतने वाली साउथ अफ्रीकन ब्लाइंड क्रिकेट टीम में शामिल होकर खेले, सभी नेशनल आर्ट्स फेस्टिवल्स में बैट मैजिक नाम के एक बेहद मुश्किल कारनामे को अंजाम दिया और लंदन की ओपन यूनिवर्सिटी से अपना एडवांस्ड प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। उनकी इच्छा थी कि वो सबसे तेज नेत्रहीन ड्राइवर होने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराएं और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। वागनर ने अपने करियर की शुरुआत एक स्विच बोर्ड ऑपरेटर के रूप में की थी और वहीं से उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले तक वो एक अमेरिकी कंपनी में इंटरनेशनल सेल्स मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी लीडरशिप में उनका विभाग लगातार सेल्स के नए नए रिकॉर्ड्स कायम करता रहा। 2004 में वागनर ने अपनी कंपनी खोली जिसका नाम रखा विजन ट्री। ये कंपनी मनोरंजन और शिक्षण प्रदान करने के साथ साथ असमर्थ लोगों को नौकरी दिलाने का काम करती है। वागनर की अगली तमन्ना है एरोप्लेन में ब्लाइंड वर्ल्ड एयर स्पीड रिकॉर्ड को तोड़ना। आशा है वो ये भी कर दिखाएंगे। दिल धड़क है ये मोहब्बत, उड़ता चार बेहिसाब तू,
मोहब्बत उड़ता जा रे बेहिसाब तू, तेरा प्यार है सवाल भी, उसका दे दे खुद जवाब तू। लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन किंतु परंतु बंधु, सामने वो आती है, दिल में धड़कन मुंह में ज़बां और सांसें रुक जाती हैं। अर्शद, क्या तुम्हें ये पता है कि आंखों की कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिनका कारण कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं और इनमें से कईयों का तो इलाज भी नहीं है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव कक्कड़। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर गौरव कक्कड़ दिल्ली के एक बहुत बड़े आई हॉस्पिटल में आंखों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर कक्कड़ से इस बारे में अधिक जानकारी के लिए बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी प्रणय गड़ौदिया। डॉक्टर कक्कड़, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जेनेटिक आई डिसऑर्डर्स कितने आम हैं? ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं बहुत ही रेयर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 50 बच्चे होते हैं तो द चांसेस है कि आप सिर्फ एक में ही ये जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, तो उसका परसेंटेज रफली 1 या 2% ही है। डॉक्टर साहब, क्या डिटेल में आप बता सकते हैं कौन कौन सी आंखों की बीमारियां जेनेटिक होती है और ये आंखों की दूसरी प्रॉब्लम्स से कुछ अलग होती है? कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे कैटरैक्ट भी हो सकता है, सफ़ेद मोतिया, बच्चों में ग्लोकोमा भी हो सकता है, काला मोतिया, पीछे के पर्दे में कमज़ोरी जो होती है जिसमें रात को बहुत कम दिखता है, उसको बोलते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। और एक जो सीरियस बीमारी है जो ट्यूमर के जैसा है, जो ट्यूमर ही है एक्चुअली, उसको रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये डिजीज़ है, ये बच्चों को पैदाइशी होता है और जो एडल्ट्स में थोड़ी देर के बाद होता है। तो डॉक्टर कक्कड़, इन आई डिसऑर्डर्स में से किन किन आई डिसऑर्डर्स का इलाज मुमकिन है? क्योर के हिसाब से मानेंगे तो क्योर नहीं है, पर जो प्रॉब्लम्स है उसको हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को सफ़ेद मोतिया है, कैटरैक्ट है, उसको सर्जरी द्वारा ठीक कर सकते हैं। सर्जरी करके चश्मे या आँख के अंदर लेंस डाल के नज़र बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 2, ग्लोकोमा अगर है या काला मोतिया है बच्चे को, तो उसको ऑपरेशन द्वारा आँख का प्रेशर कंट्रोल करके नज़र जो है बचा सकते हैं। 3, अगर ट्यूमर्स हैं तो उनको दवाइयों, कीमोथेरेपी देखें जो और लेज़र द्वारा ट्यूमर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो डॉक्टर कक्कड़, इनका इलाज किस उम्र में शुरू किया जा सकता है? ये जो इलाज है एज सून एज डायग्नोज किया जाता है, तुरंत ही करते हैं। अगर बच्चे को मोतियाँ हैं तो तुरंत ही जैसे डायग्नोज हो जाए और बच्चा एनेस्थीसिया के लिए फिट हो जाए तो उसको मोतिया का ऑपरेशन कर सकते हैं। जो ट्यूमर्स हैं वो थोड़े दिन बाद पता लगता है, पर जैसे ही पता लग जाता है उसका ट्रीटमेंट तुरंत ही शुरू हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि इस इलाज से आंखों की रोशनी किस हद तक लौट सकती है? काफ़ी हद तक रिकवर किया जा सकता है। जो एटलीस्ट नज़र है उसको बनाए रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों का जो नज़र है कंटिन्यूसली डेवलप होता जाता है, तो अगर हम उसको वापस लाए तो उसमें डेवलपमेंट में आसान होता है। नज़र जितनी है उतनी बन सकती है और आगे जाके बढ़ भी सकती है। अच्छा सर, ये बताइए कि जिन लोगों को ये जेनेटिक टाइप ऑफ आई डिसऑर्डर्स हैं, कितने चांसेस हैं कि उनके बच्चों को भी ये आई डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ आते हैं तो हम उनका एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, स्पेशली फैमिली हिस्ट्री, जिसमें हम पूरा चार्ट करते हैं कि किन लोगों को ये तकलीफ़ है। अगर हम उसमें दिखता है कि सिर्फ पुरुषों में, मेल मेंबर्स में ये तकलीफ़ है, दादा, बेटा, पोता में है, तो करीब 50% चांस है कि अगले जो जनरेशन है उनके मेल मेंबर्स में ये सेम जो डिजीज़ है उनको भी हो सकता है। दैट्स वन। ओके, सेकंड जो सिनेरियो है जहाँ फीमेल्स कैरियर होते हैं जिनमें दृष्टिहीन या कोई डिजीज़ नहीं होते हैं, बट उनके जो बच्चे हैं, उनके अगर लड़कियां हों तो उनके 50% चांस है वो भी कैरियर्स बन सकते हैं, और अगर लड़के हैं तो 50% चांस है उनको कोई आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है।
तीसरा सिनारियो ये है कि अगर माँ बाप ने विद इन द फैमिली अपने कज़न से शादी किया है और उनका पहला बच्चा दृष्टिहीन है जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, तो उनका 25% चांस है कि उनका जो दूसरा बच्चा हो वो भी सेम प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। डॉक्टर कक्कड़, आखिर में हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई तरीका है जिससे हम ये जेनेटिक टाइप ऑफ आई डिसऑर्डर्स को अपने बच्चों में पास ऑन होने से रोक सकें। जो सबसे बड़ी चीज़ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कुछ देश में कई हिस्सों में ये रिवाज रहता है कि वो विद इन द फैमिली शादी करें, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विद इन द फैमिली और कज़न्स में शादी करने से चांसेस बढ़ते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाहर आ जाते हैं। तो एज फार एज पॉसिबल इसको अवॉइड करना चाहिए विद इन द सेम रीजन बट नॉट विद इन द फैमिली। फैमिली के बाहर शादी करना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट दीज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसके अलावा काफ़ी रिसर्च हो रहा है इन टर्म्स ऑफ जीन थेरेपी, जो जिसमें अगर कोई डिफेक्टिव जीन है उसको सही कैसे करना है, और एनालिसिस जिसमें हम पहले से ही पता कर सकते हैं कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स बच्चों में होगी या नहीं होगी, आइज़ के प्रॉब्लम्स होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कौन से टाइप की होगी, और अगर उसका कुछ कर सकते हैं। इसमें रिसर्च स्टेज में है, उसको रियलिटी में या प्रैक्टिस में आने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। मैं हूँ टॉम ऑल्टर। हर बुधवार की शाम को 9 बजे इसी स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आई वे, ये है रोशनी का कारवां। अधिक जानकारी के लिए हमारे आई वे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। लीजिए प्यारे दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको एपिसोड 17 में पूछे गए सवाल का जवाब। और एपिसोड 17 का सवाल था, इनमें से मोबाइल फोन्स के लिए वो कौन सा स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर या टॉकिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके नेत्रहीन व्यक्ति अपने सेल फोन्स के ज्यादातर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शायद आपको याद होगा कि आपके ऑप्शंस थे ए जॉग्स, बी टॉक्स, सी स्विम्स और डी रन्स। और इस सवाल का सही जवाब है बी टॉक्स। दोस्तों, इसका सही जवाब जिस साथी ने हमारे भेजा है, हाय दिल तो करता है कि मैं बता दूं, लेकिन प्रणय यहाँ बैठे बैठे मुझे घूर रहे हैं, क्योंकि वही बताने वाले हैं कि हमारे आज के विनर कौन है। शुक्रिया अशद भाई। अब दोस्तों, आज के हमारे विनर हैं गणेश भारती, बोरीवली ईस्ट, मुंबई से। गणपति जी, गणेश जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, क्यों ना आपको ये टॉक्स किस तरह से काम करता है, ये टॉक्स की आवाज़ सुनाई जाए। तो देखिए, जैसे मेरे हाथ में अब ये मोबाइल फ़ोन है जिसमें टॉक्स इंस्टॉल किया है। अब ये टॉक्स सॉफ्टवेयर बोल के बता रहा है कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क के कितने बार्स आ रहे हैं और बैटरी के कितने बार्स आ रहे हैं। सुनिए। और अगर कभी कोई SMS आएगा तो ये जैसे SMS आ रहा है, ये सुनिए किसकी तरफ से आ रहा है।
तो ये SMS था हमारे इस प्रोग्राम के साउंड इंजीनियर मिस्टर विजय चावला का, जो ये लिख रहे हैं See you in studio at 3 PM। और दोस्तों, मान लीजिए कभी किसी का कॉल आता है तो ये टॉक सॉफ्टवेयर कॉल करने वाले व्यक्ति का नंबर या नाम आपको पढ़ के बता सकता है। जैसे देखिए किसी का कॉल आ रहा है, सुनते किसका कॉल आ रहा है। मिस्टर विजय चावला को चैन नहीं है, उन्होंने हमें कॉल भी कर दिया है। तो देखा आपने दोस्तों, भले ही व्यक्ति देख ना सकें लेकिन टॉक्स के जरिए वो अपने मोबाइल फोन के लगभग सारे फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकता है। ये है रोशनी का कारवां। और अब जरा ध्यान से सुनिए आज का यानी एपिसोड 23 का सवाल, जिसका संबंध हमारी आंखों से है। तो सवाल है, जो हम देख रहे होते हैं आंख के किस हिस्से पर उसका चित्र उभरता है? गौर से सुनिए, आपके ऑप्शंस हैं ए कॉर्निया यानी पुतली, बी रेटिना यानी पर्दा, सी लेंस और डी आईलिड्स यानी के पलकें। सलीमा जी, मैं दिमाग लगाता हूँ। लगाओ। क्योंकि जब मैं पिक्चर हॉल सिनेमा देखने जाता हूँ तो तस्वीरें कहाँ उभरती हैं? अरशद, हमारे श्रोताओं को भी तो कुछ दिमाग लगाने दो। सब कुछ बता दोगे तो कॉन्टेस्ट कहाँ रह जाएगा। और याद रखिए, जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखिए, वरना आपका जवाब शामिल नहीं किया जाएगा। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। आजकल तो मैं भी एक बात याद करके आता हूँ। क्या? कि भाई गुड बाय बोलना है। अरशद, क्यों बार बार मुझे याद दिलाते हो? पर इस बात की बेहद खुशी है कि अगले हफ्ते अपने श्रोताओं से फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों, इसी खुशी के साथ खुशी खुशी हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए हम दोनों की तरफ से खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी का